नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, प्राचीन भारत की धरती पर। ये वो जगह है जो रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है। हम मिलकर देखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और असरदार सभ्यताओं में से एक की कहानी। तो अंदाजा लगाइए कि हम कितना लंबा सफर तय करने वाले हैं। ये हजारों सालों की कहानी है। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, मतलब पाषाण युग से, और पहुंचेंगे उस दौर तक जब एक सुनहरा साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। सब कुछ कवर होगा इसमें। तो ये रहा हमारा रोड मैप। इस पूरी कहानी को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके हम इन सभी अहम पड़ावों को समझेंगे जो हमें प्राचीन भारत की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, यानी पाषाण युग से। ये वो जमाना था जब इस उपमहाद्वीप पर इंसानों ने पहली बार अपने कदम रखे थे। अब देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि शुरुआती इंसान कैसे बदले। पहले वो शिकारी थे, खाने की तलाश में घूमते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा और किसान बन गए। और जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा, मतलब क्रांतिकारी बदलाव था। इसी की वजह से एक जगह टिककर रहने वाले समाज की नींव पड़ी और यहीं से बस्तियां बननी शुरू हुई। चलिए, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में। ये दुनिया की पहली बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, और सच कहूं तो आज भी इसके कई राज हैं जो अनसुलझे हैं। मतलब यकीन करना मुश्किल है कि सिंधु घाटी के लोग अपने समय से कितना ज्यादा आगे थे। उनके शहर एकदम प्लान्ड थे, जिसे हम आज अर्बन प्लानिंग कहते हैं। सोचिए, उस जमाने में उनके पास बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक व्यापार करते थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? सच तो ये है कि आज तक कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि हुआ क्या था। ये इतिहास के उन बड़े रहस्यों में से एक है जिस पर आज भी एक्सपर्ट्स बहस करते हैं। तो सिंधु घाटी के बाद कहानी खत्म नहीं होती। एक नई संस्कृति उभरकर सामने आती है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ये वही दौर है जब वेदों की रचना हुई, जो दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में गिने जाते हैं। अच्छा, वैदिक काल में एक बड़ा बदलाव आया। लोग खानाबदोश जिंदगी से हटकर खेती बाड़ी करने लगे और एक जगह बस गए। इसी दौर में समाज का ढांचा भी बदला। वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें सामने आईं। साथ ही उपनिषदों जैसे गहरे ग्रंथ लिखे गए, जिनमें आत्मा, ब्रह्मांड और जीवन के बड़े सवालों पर मंथन किया गया। चलिए, अब आते हैं उस दौर में जहां से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने लगती हैं। ये वो वक्त था जब बड़े बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया, और साथ ही नए नए धर्म और विचार भी सामने आए। इस समय तक 16 बड़े राज्य उभर चुके थे। इन्हें कहते थे महाजनपद, और इन सब में सत्ता के लिए एक जबरदस्त होड़ मची हुई थी। आप इसे एक बड़ी सी शतरंज के बिसात की तरह समझ सकते हैं, जहां हर राजा दूसरे को मात देने की फिराक में था। और पता है, इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच समाज में भी एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। 2 बड़े नए दर्शन सामने आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों ने जीवन के बड़े से बड़े सवालों के नए जवाब दिए, और इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा, जो आज तक कायम है। तो ये जो राज्यों के बीच खींचतान चल रही थी, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये हुआ कि भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा हुआ, मौर्य साम्राज्य। और इस विशाल साम्राज्य की नींव किसने रखी? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट। और उनके पीछे दिमाग था एक बेहद चतुर सलाहकार का, जिनका नाम था चाणक्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य का जिक्र जिसके बिना अधूरा है, वो थे चंद्रगुप्त के पोते अशोक। और अशोक की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक भयानक युद्ध जो कलिंग में लड़ा गया। कहते हैं कि कलिंग युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसे देखकर अशोक का दिल दहल गया। उनका मन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी बाकी जिंदगी शांति और लोगों की भलाई में लगा दी। और अपनी इस सोच को उन्होंने पूरे साम्राज्य में पत्थरों के खंभों पर लिखवाया, जो आज भी हमें उस बड़े बदलाव की याद दिलाते हैं। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, गुप्त साम्राज्य। एक ऐसा दौर जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है।
ये वो वक्त था जब संस्कृति, विज्ञान और कला अपने चरम पर थे। मतलब एक तरह से जीनियस लोगों का जमावड़ा था। आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए, तो वहीं कालिदास जैसे कवियों ने साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। इनकी खोजें और रचनाएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। तो पत्थर के औजारों से लेकर तारों की गणना तक प्राचीन भारत की ये लंबी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सभ्यताएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन इंसान की सोच, उसकी कला, उसकी रचनात्मकता वो हमेशा जिंदा रहती है। और ये सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर किसी सभ्यता के लिए स्वर्ण युग होने का असली मतलब क्या है? सैन्य ताकत, पैसा या फिर ज्ञान और कला की ऊंचाइयां?